नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। खालिस्तान समर्थक अमृतपाल गिरफ्तार, 9 साथी भी पकड़े। मोहाली में तलवारें लेकर उतरे निहंग, बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर तैनात। पंजाब में इंटरनेट बंद, कई जिलों में धारा 144 लागू। तो दोस्तों, खालिस्तान समर्थक अमृतपाल और उसके 9 साथियों को पंजाब पुलिस ने शनिवार को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। और दोस्तों, यह गिरफ्तारी अंजनाला थाने पर हमले से जुड़े केस में की गई है। जी हाँ दोस्तों, अमृतपाल के 6 साथियों को शनिवार दोपहर जालंधर से मोगा की तरफ जाते समय पकड़ा गया। और दोस्तों, यह पंजाब पुलिस के घेरा डालते ही अमृतपाल खुद गाड़ी में बैठकर भाग निकला। तो दोस्तों, आपको बता दें कि पुलिस की करीब 100 गाड़ियों ने लगभग 1.5 घंटे पीछा करने के बाद उसे जालंधर के नोकदर एरिया से दबोच लिया है। हालांकि दोस्तों, उसकी गिरफ्तारी की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है और 2 लोगों को अमृतसर और 1 को मोगा में उसके खेतों से गिरफ्तार कर लिया गया है। इस बीच दोस्तों, माहौल बिगड़ने की भी आशंका के चलते पंजाब में 24 घंटे के लिए मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। और दोस्तों, राज्य में रविवार दोपहर 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट और बल्क SMS सेवाएं बंद रहेगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। MP के बालाघाट में चार्टर प्लेन क्रैश, दोनों पायलट की मौत। 100 फीट गहरी खाई में मिला मलबा। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश के बालाघाट में शनिवार दोपहर को एक चार्टर प्लेन क्रैश हो गया है। और दोस्तों, विमान में एक पायलट और एक ट्रेनी पायलट सवार थे और दोनों की मौत हो गई है। वही दोस्तों, एक की बॉडी 2 चट्टानों के बीच जलती हुई नजर आई और सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर रवाना हो चुकी है। वही दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि हादसा बालाघाट जिले के लांजी और किरनापुर के बीच बकुटोला को स्मारक की पहाड़ी पर हुआ है। वही दोस्तों, ATC गोदिया के AGM कमलेश मेश्राम ने बताया कि घटना में ट्रेनी पायलट रुकशंका वर्सुका और इंस्ट्रक्टर मोहित की भी मौत हो चुकी है। वही दोस्तों, बालाघाट SP समीर सौरभ ने बताया कि यह प्लेन ट्रेनी विमान था जो महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की बिरसी एयर स्ट्रिप से उड़ा था और घटना स्थल बालाघाट जिला मुख्यालय से करीब 40 किमी दूर है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी ने मोटे अनाज पर डाक टिकट सिक्का जारी किया, कहा मिलेट्स की कामयाबी भारत की जिम्मेदारी, यह दुनिया की भलाई के लिए जरूरी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में होने वाली ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन कर दिया है। और दोस्तों, यह कॉन्फ्रेंस दिल्ली के इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर कैंपस में आयोजित की गई है। इस मौके पर दोस्तों, PM मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 पर एक डाक टिकट और सिक्के का अनावरण किया। वही दोस्तों, प्रधानमंत्री ने सेलर मीट और प्रदर्शन का भी उद्घाटन किया। तो दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं और ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस 19 मार्च को खत्म होगा। और दोस्तों, इसके मद्देनजर यह साल भारत के लिए बहुत ही अहम माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों, भारत 2023 में G20 की मेजबानी कर रहा है और सरकार ने मिलेट्स को G20 बैठकों का भी एक हिस्सा बनाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। जम्मू में पत्रकार और रिसर्च पर UAPA देश विरोधी आर्टिकल लिखने और टेरर फंडिंग का आरोप, लोकल आतंकियों से भी कनेक्शन। तो दोस्तों, जम्मू की एक अदालत ने देश विरोधी आर्टिकल लिखने को लेकर एक पत्रकार और रिसर्च स्कॉलर पर आरोप तय किए हैं। और दोस्तों, इन पर गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए हैं। वही दोस्तों, एक अधिकारी ने बताया कि NIA एक्ट के तहत नियुक्त किए गए स्पेशल जज अश्विनी कुमार ने गुरुवार को यह आरोप तय किए हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि इस मामले में पत्रकार पीरजादा फहद शाह और कश्मीर यूनिवर्सिटी के स्कॉलर अब्दुल अला फाजिली को गिरफ्तार किया गया था। तो दोस्तों, अब्दुल फाजिली ने एक आर्टिकल गुलामी की बेड़ियां टूट जाएगी लिखा था। और दोस्तों, इस आर्टिकल को पत्रकार फहद शाह ने अपनी वेबसाइट कश्मीर वाला में छापा था। तो दोस्तों, मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि यह दोनों अपने आर्टिकल से आतंकवाद को बढ़ावा देते थे और आतंकवादियों को महिमांडन करते थे और वे जम्मू कश्मीर के युवाओं को कट्टरपंथ की राह पर धकेलना चाहते थे और वे उन्हें भड़काकर अलगाववादी और आतंकवादी संगठनों में भी शामिल करना चाहते थे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
जयशंकर बोले लद्दाख में एलएसी पर स्थिति नाजुक। सीएए विरोधी अमेरिकी राजदूत पर कहा आने दीजिए, प्यार से समझा देंगे। तो दोस्तों विदेश मंत्री एस जयशंकर शनिवार को एक न्यूज चैनल के कार्यक्रम में शामिल हुए, जहां दोस्तों जयशंकर ने यहां चीन, यूक्रेन, रूस और सीएए पर भारत का विरोध कर चुके अमेरिकी राजदूत के बयान पर खुलकर बातचीत की है। इसके अलावा दोस्तों उन्होंने दावा किया है कि इस दशक के अंत तक भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर देश बनकर उभरेगा। तो दोस्तों जयशंकर ने भारत चीन के मौजूदा संबंधों को चुनौतीपूर्ण बताया है और जयशंकर ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है और कुछ इलाकों में भारत एवं चीन दोनों देशों के सैनिकों की नजदीकी तैनात करने के चलते हालात काफी खतरनाक है। हालांकि दोस्तों विदेश मंत्री ने यह भी कहा है कि कई क्षेत्रों में सैनिकों के पीछे हटने की प्रक्रिया में भी प्रगति हुई है और जयशंकर ने आगे कहा है कि आप समझौते का उल्लंघन करके यह नहीं दिखा सकते कि सब कुछ नॉर्मल है। पहले जो समझौते हुए उनका चीन ने उल्लंघन किया था और अब हम साफ कर चुके हैं कि समझौतों का उल्लंघन नहीं सहन करेंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी हिडनबर्ग मामले पर बोले अमित शाह, किसी के पास सबूत हो तो एससी की जांच कमेटी को दे, गलत हुआ तो कोई नहीं बचेगा। तो दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अडानी हिडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई है और इस कमेटी में 2 रिटायर्ड जज भी है और जिन लोगों के पास इस मामले में कोई सबूत है उन्हें यह सबूत इस कमेटी को दे देने चाहिए। अगर कुछ गलत हुआ तो किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो दोस्तों उन्होंने शुक्रवार को दिल्ली में एक निजी चैनल कार्यक्रम में कहा कि सभी को देश की अदालतों में भरोसा होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के साथ सेबी भी इस मामले की जांच कर रही है। वही दोस्तों शाह ने आगे कहा कि लोगों को आधारहीन आरोप नहीं लगाने चाहिए क्योंकि यह जांच में टिक नहीं पाते हैं। वही दोस्तों शाह ने राहुल गांधी के लंदन में दिए बयानों पर भी हमला बोला है और दोस्तों उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के बाद राहुल की दादी इंदिरा गांधी इंग्लैंड गई थी और उस समय वह विपक्ष में थी और सरकार उन्हें जेल भेजने की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, रमजान पर मुस्लिम कर्मियों को बिहार सरकार ने दी राहत, 1 घंटा पहले दफ्तर आने जाने की रहेगी छूट। बीजेपी बोली रामनवमी पर भी मिले छुट्टी। तो दोस्तों रमजान को देखते हुए बिहार सरकार ने अपने मुस्लिम कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है और दोस्तों रमजान के महीने में मुस्लिम कर्मचारियों को ऑफिस तय समय से 1 घंटा पहले आने और 1 घंटे पहले जाने की छूट दी है। वही दोस्तों सरकार की ओर से राज्य सामान्य प्रशासन विभाग ने एक आदेश जारी किया है और इसमें कहा गया है कि बिहार सरकार के सभी मुस्लिम कर्मचारियों और अधिकारियों को रमजान के महीने में निर्धारित समय से 1 घंटा पहले दफ्तर आने और निर्धारित समय से 1 घंटे पहले दफ्तर छोड़ने की अनुमति होगी। तो दोस्तों सरकार के इस फैसले पर भाजपा ने सवाल उठाया है और भाजपा का कहना है कि इसी तरह से किसी विशेष वर्ग के लिए अलग से छूट देना उचित नहीं है और जब रमजान को लेकर छूट मिल सकती है तो रामनवमी को लेकर क्यों नहीं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इमरान खान का अरेस्ट वारंट कैंसल, 30 मार्च को सुनवाई, कोर्ट के बाहर हंगामे के बाद जज बोले ऐसे माहौल में जिरह मुमकिन नहीं। तो दोस्तों तोशाखाना मामले में पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट कैंसिल हो गया है और दोस्तों इमरान शनिवार को इस्लामाबाद कोर्ट में पेश हुए लेकिन उनके समर्थक कोर्ट के बाहर हंगामा कर रहे थे और ऐसे में अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश जफर इकबाल के मामले की सुनवाई 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी गई है। वही दोस्तों उन्होंने पूर्व पीएम के खिलाफ जारी अरेस्ट वारंट भी रद्द कर दिया है और दोस्तों जज ने कहा है कि ऐसे माहौल में सुनवाई करना मुमकिन नहीं है। वही दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि इधर शनिवार सुबह इमरान खान के इस्लामाबाद के लिए निकलने के बाद पुलिस ने उनके जमान पार्क वाले घर पर रेड की और पुलिस बुलडोजर से गेट तोड़कर इमरान के घर में दाखिल हुई थी और करीब 2.5 घंटे तक घर की सर्चिंग के बाद पुलिस लौट गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मोदी शेख हसीना ने मैत्री भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया। मोदी बोले दोनों देशों के बीच नया चैप्टर शुरू हुआ। तो दोस्तों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने शनिवार को दोनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भारत बांग्लादेश डीजल पाइपलाइन का उद्घाटन किया है और दोस्तों इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह पाइपलाइन बांग्लादेश के विकास को और गति देगी। साथ ही दोस्तों दोनों देशों के बीच बढ़ती कनेक्टिविटी का उदाहरण रहेगी। वही दोस्तों कोरोना
महामारी के दौरान हमें रेल नेटवर्क के जरिए बांग्लादेश को ऑक्सीजन और अन्य राहत का सामान भेजने की सुविधा रही है। वही दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि मैं बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के इस विजन के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों पीएम मोदी ने कहा कि बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जयंती के एक दिन बाद इस पाइपलाइन का उद्घाटन हो रहा है और यह अपने आप में शुभ संयोग है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ट्विटर के बाद फेसबुक इंस्टा ने शुरू की पेड सर्विस। ब्लू टिक के लिए मोबाइल यूजर को हर महीने 1237 और वेब पर 989 देने होंगे। तो दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के बाद मेटा ने भी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ब्लू टिक सर्विस शुरू कर दी है। और दोस्तों इससे कोई भी इंस्टाग्राम और फेसबुक यूजर अब अपनी प्रोफाइल इस ब्लू टिक पर लगवा सकता है। इसके लिए दोस्तों से कुछ फीस चार्ज करने के रूप में पे करना होगा। तो दोस्तों वेब पर साइन अप करने वाले यूजर को सिर्फ फेसबुक पर ब्लू टिक मिलेगा, जबकि मोबाइल ऐप यूजर को फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों के लिए ब्लू टिक मिलेगा। और दोस्तों यह ब्लू टिक एक वेरिफिकेशन वेब है जो इंडेक्स करता है कि अकाउंट अथॉरिटी है और किस पब्लिक फिगर, सेलिब्रिटी या ब्रांड से संबंधित है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिएगा, और अगर पसंद नहीं आए तो बेशक आप इसे डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि यही हमारी मेहनत का फल होता है और इससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी न्यूज पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। इस हफ्ते सोने चांदी में शानदार तेजी, 58,000 के पार निकला सोना, चांदी भी 67,000 के करीब पहुंची। तो दोस्तों इस हफ्ते सोने चांदी के दामों में शानदार तेजी देखने को मिली है। और दोस्तों IBJ की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते की शुरुआत यानी दोस्तों 13 मार्च को सोना 56,748 रुपए पर था, जो अब 18 मार्च को 58,220 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। यानी दोस्तों इसकी कीमत इस हफ्ते 1472 रुपए बढ़ी है। वही दोस्तों आपको बता दें कि केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया के मुताबिक सोने में 2020 से शुरू सुपर साइकिल अब भी जारी है। और दोस्तों इस साल सोना 62,000 तक पहुंचने का अनुमान था, लेकिन दोस्तों मौजूदा परिस्थितियों में यह 64,000 तक पहुंच सकता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डिजिटल पेमेंट पर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास बोले यूजर की शिकायतों को जल्द हल करने वाला एक मैकेनिज्म बनाने की जरूरत। तो दोस्तों RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने शनिवार को डिजिटल पेमेंट में यूजर की शिकायतों को जल्द दूर करने के लिए एक मैकेनिज्म बनाने पर जोर दिया है। और दोस्तों उन्होंने कहा कि अभी डिजिटल पेमेंट ने यूजर को कभी-कभी अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए जरूरी प्लेटफॉर्म का पता लगाने में मुश्किल होती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि शक्तिकांत दास ने कहा है कि ट्रेडिशनल बैंक ब्रांच मॉडल एक फिजिकल स्थान प्रदान करता है जहां ग्राहक अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, और डिजिटल पेमेंट में ऐसा नहीं हो सकता है। और जहां उपयोगकर्ताओं को कभी-कभी अपनी शिकायतों को दर्ज करने के लिए उपयुक्त मंच का पता लगाने में मुश्किल होती है। वही दास ने कहा है कि लोगों द्वारा अपनी शिकायतों को हल करने के लिए जितना ज्यादा समय लगेगा उतनी ही ज्यादा संभावना है कि भविष्य में डिजिटल पेमेंट का यूज कम कर देंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुनिया भर के बड़े बाजारों का मार्केट कैप 9% तक बढ़ा। भारतीय शेयर 3 महीने में 11% टूटे, 300 शेयरों के दाम आधे हुए। तो दोस्तों भारतीय शेयर बाजार की वैल्यू इस साल अब तक तकरीबन 11% से गिरकर 247.76 लाख करोड़ रुपए रह गई है। और दोस्तों इस बीच करीब 300 शेयर ऑल टाइम हाई से 50% नीचे आ गए हैं। वही दोस्तों वैल्यूएशन के हिसाब से दुनिया के टॉप 10 शेयर बाजारों में यह सबसे बड़ी गिरावट है। और दोस्तों इसके उलट दुनिया भर के अन्य बड़े बाजारों का मार्केट कैप 9% तक बढ़ा है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बीते 2 हफ्तों से सेंसेक्स और निफ्टी 5.5% से ज्यादा टूटे हैं, और फरवरी में भी इन बेंचमार्कों ने सूचकांकों में 6% से ज्यादा अधिक गिरावट आई थी। और दोस्तों 2023 में अब तक सेंसेक्स 5.4% और निफ्टी 6.3% टूट चुका है। तो दोस्तों इस साल अब तक विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार में करीब 22,200 करोड़ रुपए के शेयर बेचे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्रिकेटर हरभजन सिंह के नाम पर ठगी, इंस्टाग्राम पर फर्जी अकाउंट बनाकर मांग रहे पैसे, भज्जी ने
सावधान रहने को कहा। तो दोस्तों पंजाब से राज्यसभा सदस्य एवं टर्बोनेटर के नाम से विख्यात अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हरभजन सिंह भज्जी के नाम पर भी ठगी ने लोगों को लूटना शुरू कर दिया है। तो दोस्तों सोशल मीडिया पर हरभजन सिंह भज्जी के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं और इंस्टाग्राम पर भज्जी के नाम से अकाउंट बनाकर ऑडियो मैसेज छोड़े जा रहे हैं। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हरभजन सिंह भज्जी ने फर्जी अकाउंट के बारे में पता चलते ही कड़ा संज्ञान लिया है और हरभजन सिंह ने तुरंत अपने ट्विटर हैंडल पर मैसेज छोड़ा और फेक अकाउंट से सतर्क रहे। यदि आपको कोई हरभजन 3 से मैसेज करता है और आपसे संपर्क करने की कोशिश करता है तो उसका जवाब ना दे, वह आपसे पैसे मांगेगा और यह फर्जी अकाउंट है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जोधपुर में चर्च के बाहर पड़ी हनुमान चालीसा, हिंदूवादियों ने कहा 30-30 हजार रुपए देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा। तो दोस्तों चर्च कैंपस में चल रहे कार्यक्रम के दौरान अचानक हिंदूवादी संगठनों ने पदाधिकारी कार्यकर्ताओं आधम के और दोस्तों उन्होंने फौरन कार्यक्रम बंद कराया और सबको हॉल से बाहर निकाला। वही दोस्तों आरोप लगाया गया है कि कार्यक्रम के बहाने 30-30 हजार रुपए हिंदुओं को देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी पहुंच गई है और आयोजकों को मजबूरी में कार्यक्रम रोकना पड़ा। वही दोस्तों इस दौरान चर्च के गेट पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने हनुमान चालीसा भी पढ़ी और दोस्तों यह मामला जोधपुर के सरदारपुरा इलाके का है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अडानी ग्रुप की अब 2 कंपनियों पर BSE NSE का एक्शन, ग्रीन एनर्जी और NDTV को लॉन्ग टर्म ESM फ्रेमवर्क के पहले स्टेट में डाला। तो दोस्तों अडानी ग्रुप की अब 2 कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE के लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विस लॉन्च मैसेजर फ्रेमवर्क के पहले स्टेट में डाल दिया है। तो दोस्तों स्टॉक एक्सचेंजों के मुताबिक रविवार से अडानी ग्रीन एनर्जी और NDTV लॉन्ग टर्म ESM फ्रेमवर्क के पहले स्टेट में चले जाएंगे। तो दोस्तों अभी यह दोनों स्टॉक लॉन्ग टर्म ESM फ्रेमवर्क से दूसरे स्टेज में थे। वही दोस्तों आपको बता दें कि BSE और NSE ने सर्कुलर में कहा है कि 20 मार्च से अडानी ग्रीन एनर्जी और NDTV लॉन्ग टर्म ESM फ्रेमवर्क स्टेज 2 से स्टेज 1 में डाल दिया जाएगा। वही दोस्तों पिछले हफ्ते अडानी ग्रीन एनर्जी और NDTV को स्टेज 1 से स्टेज 2 में डाला गया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, PM मोदी के लिए डिनर होस्ट कर सकते हैं बाइडन, जून में योग दिवस पर अमेरिका जाएंगे मोदी, शिकागो में इंडियन कम्युनिटी से मिलेंगे। तो दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी जून में अमेरिका जाने वाले हैं और इस दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन उन्हें स्टेट डिनर के लिए भी न्योता दे सकते हैं। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक न्यूयॉर्क में PM मोदी UN मुख्यालय में विश्व योग दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों शिकागो में भारतीय समुदाय के साथ मोदी एक बड़े कम्युनिटी कार्यक्रम में भी शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों इस मीटिंग से पहले PM मोदी और राष्ट्रपति बाइडन मई में ऑस्ट्रेलिया में होने वाली क्वाड मीटिंग के दौरान भी मिलेंगे। तो दोस्तों क्वाड देशों की इस बैठक में जापान और ऑस्ट्रेलियाई लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। वही दोस्तों 9 से 10 सितंबर में भारत G20 समिट भी होस्ट करने वाला है जिसमें बाइडन भी शामिल होंगे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक इंस्पेक्टर पर भड़के, बोले हमारी सरकार सत्ता में आई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों कर्नाटक में कांग्रेस विधायक आनंद न्यायमगौड़ा ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को गाली और धमकी दी है और दोस्तों उन्होंने कहा कि अगर हमारी पार्टी सत्ता में आई तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तो दोस्तों इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह इंस्पेक्टर से बहस करते हुए नजर आ रहे हैं और दोस्तों यह घटना गुरुवार की बागलकोट जिले की है। और दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि विधायक जामखंडी कस्बे में मौलाना अब्दुल कलाम आजम सर्कल बनाने का प्लान कर रहे थे और इस पर इंस्पेक्टर ने कहा कि उन्हें समझाया कि अगर कस्बे में चौराहा बनाया गया तो मुद्दा बन जाएगा और इसी बात से नाराज होकर विधायक इंस्पेक्टर पर भड़क गए। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड के उस क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो दोस्तों फटाफट से हमारे सवाल का जवाब दे। और दोस्तों अगर आपका जवाब होता है सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो दोस्तों आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हैम्पर हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।